कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं, जो इस प्रदेश के बहुत चर्चित मुख्यमंत्री रहे, बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रहे। तो क्या राजवीर जी की ऐसी मतलब उम्मीद है कि वो एक कैबिनेट मंत्री के तौर में दिखेंगे मोदी, तीसरी मोदी सरकार? मैंने इतना एक तरफा चुनाव कभी नहीं देखा जी। आम आदमी 5 लाख पार की बात कर रहा है एटा को। जहां तक साक्य बोर्ड का सवाल है, तो साक्य बोर्ड तो ऑलरेडी बीजेपी का पहले से रहा है और इस बार भी मिलेगा। तो मैनपुरी और इटावा ये 2 जिले ऐसे थे जहाँ बिजली रहती थी, बाकी पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। प्रधानमंत्री कहा कि 80 में से 80, तो ये मान के चल रहा 80 में से 80 ही लेंगे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं एटा से भाजपा के उम्मीदवार और 2 बार से मौजूदा सांसद राजवीर सिंह जी उर्फ राजू भैया जी। राजू भैया जी, कैसा चल रहा है चुनाव आपका? देखिए, एटा का चुनाव ये तीसरा चुनाव है मेरा, बल्कि ये चौथा चुनाव है। एक बाबूजी लड़ा था, 2 मैं लड़ चुका हूँ, ये चौथा है। मैंने इतना एक तरफा चुनाव कभी नहीं देखा जी। आम आदमी 5 लाख पार की बात कर रहा है एटा को, और एटा की जीत टॉप 5 में आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसी आम जन भावना है। और इस तरह की पब्लिक जब मैं जाता हूँ किसी प्रोग्राम में, तो वहां की नारे भी लगाते हैं, अब की बात 400 पार और एटा 5 लाख पार। इस तरह का जो माहौल है, मैं समझता हूँ कि वन साइडेड है। न कोई सपा का प्रत्याशी, न कोई बसपा का प्रत्याशी, इसमें कोई प्रत्याशी तरीके का है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि देवेंद्र साकिया जो इरफान है बसपा के, वो आपके मुकाबले में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। और देखिए, जहां तक साक्य बोर्ड का सवाल है, तो साक्य बोर्ड तो ऑलरेडी बीजेपी का पहले से रहा है और इस बार भी मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री ने भी एक साक्य मतदाता से बात की थी, लोगों को आशीष साक्य को आप लोग अपने साथ जोड़ लिए, तो लोग मतलब कहीं ये था क्या कि सपा ने साक्य उम्मीदवार दिया है तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके वोट पर या मार्जिन पर? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का साक्य है और आज भी है। 5% साक्य वोट को सपा के प्रत्याशी नहीं ले सकते। 5%। अच्छा, आपने बाबूजी का जिक्र किया, तो एक चुनाव आपने उनके लिए यहाँ पे सारा प्रबंधन देखा, 2 चुनाव खुद लड़ रहे, कैसा मतलब ये उनका घर रहा है, उनका इलाका रहा है आसपास, तो कैसा लगता है उनके बिना चुनाव? देखिए, उनकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन उन्होंने जो हमें सूत्र दिए थे, हम उन सूत्रों पे आज भी कायम है। और उसी आधार पर पार्टी का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जो दिशा निर्देशन है, और उन्होंने जो काम किए हैं जमीन पर 27-28 हजार करोड़ के काम, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आज ही अखबार सब पलट रहा था, उसमें था कि जो टीटीजेड की वजह से इस क्षेत्र में उद्योग धंधों पे बहुत असर पड़ा है, कई सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई, तो और लोगों को काफी उम्मीदें थी कि एक मजबूत सांसद के तौर पर आप हैं, और यूपी चूंकि केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ करता है, तो कुछ इस क्षेत्र का विकास होगा जो शायद अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाया। उसको लेकर कुछ इस बार योजना है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एटा पिछले दिनों में गिना जाता था पहले, लेकिन अब इतना सारा काम हो गया। गांव-गांव सड़क बिछा दी, गांव-गांव स्कूल दे दिए, गांव-गांव किसान सम्मान निधि जा रही है, गांव-गांव गैस सिलेंडर जा रहे हैं, गांव-गांव शौचालय बन रहे हैं, गांव-गांव में आवास बन रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बना है, ITI बनी है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जवाहर तापी परियोजना, वो स्टार्ट हो गई। मेडिकल कॉलेज आ गया। सबसे बड़ी डिमांड एक और थी, एटा टू कासगंज रेल लाइन, उसके लिए भी 410 करोड़ रुपए जारी हो गए। नहीं, जब हम कई जगहों पे बात करते हैं ना बच्चों से, तो उनको पलायन एक बड़ी समस्या है, यूपी से पलायन एक बड़ी समस्या है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में अब उस तरह से उतनी संख्या में नौकरियां नहीं निकल रही हैं, उसको लेकर कुछ स्थानीय रोजगार को लेकर भी कुछ है क्या आपका रोड मैप? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये 10 साल का हमारा विकास का ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और उस पिक्चर में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जिसमें हमारे एटा कासगंज के लोगों को रोजगार मिले। इस तरह के कुछ रोड मैप तैयार करेंगे जी। कई इलाकों में ना ये छुट्टा पशुओं की बड़ी समस्या है। आपके यहाँ से कई किसानों ने कहा कि छुट्टा पशुओं की वजह से हम लोग परेशान हैं। 2022 में ये चुनावी मुद्दा भी बना था, प्रधानमंत्री को मंच से घोषणा करनी पड़ी थी कि सरकार बनने के बाद यह समस्या नहीं देखने को मिलेगी। कुछ उसको लेकर लगता है कि जैसे धरातल पर कुछ ठोस नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है, आप जाके देखेंगे देहात में तो गौशालाएं बहुत सारी बनी हैं, और अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है, नई नई जगह चिन्हित की जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि 20-25 गांव के बीच में एक गौशाला का निर्माण होने जा रहा है, और उसमें जितना भी गौवंश है, इससे कोई समस्या किसानों को पैदा नहीं होगी। एक और जो हम अभी आपके बगल के जिलों में गए, तो लोग कह रहे थे कि
खेती के लिए अलग से कनेक्शन है, खेती बाड़ी के लिए, वहां पर बिजली लगातार नहीं रहती है। घरेलू बिजली तो ठीक रह रही है। खास करके ये इटावा मैनपुरी में लोगों ने शिकायत की कि पहले ज्यादा बिजली रहती थी हम लोगों की, अब कम बिजली रह रही है। नहीं, सही बात है उनका, ये बात सही है, क्योंकि मैनपुरी और इटावा ये 2 जिले ऐसे थे जहाँ बिजली रहती थी, बाकी पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। हमने लगातार किसी भी गांव में, किसी भी फीडर पे और किसी भी लोकसभा में, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, हमने बराबर बिजली देने का काम किया है। और जहां तक फीडर हैं अलग से किसानों के लिए, वो अलग कर दिए गए हैं और उनकी बिजली का बिल भी माफ हो गया है। नहीं, बिजली का बिल माफ हो गया। जैसे लोग कह रहे थे कि मक्का में पानी डालने के लिए बिजली ही नहीं है। अभी आपके जस्ट बगल के जिले में एक गांव में थे हम, मलहई गांव है, वो कह रहे थे कि बिजली है ही नहीं, हम खेती वाली जो बिजली है उसमें लाइट आती नहीं है। ये कुछ है क्या, वास्तव में समस्या है या ये नहीं, ऐसा नहीं है। जो विरोधी लोग हैं वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन बिजली की कोई समस्या नहीं है। नहीं? उस किसानों को सिंचाई की बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है। साक्यों का ही गाँव था वो, मतलब उस तरह से जो माना जाता है, एक मान्यता है, उस तरह का गाँव नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। जसवंत बिजली का गाँव था। बिजली सब जगह है। हाँ हाँ। बिजली सब जगह है, और जितनी मुख्यमंत्री जी के यहाँ है उतनी ही इटावा में भी है, उतनी मैनपुरी में भी, उतनी एटा में भी है। किसी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। अच्छा, आपकी जो पार्टी है वो 400 पार का नारा दे रही है। यूपी में कितनी सीटें देखते हैं आप अपनी पार्टी के लिए? 80 में से 80। 80 में से 80। बस हम अभी कई सीटें घूम कर आए हैं, करीब हम 1 अप्रैल से निकले हुए हैं, करीब 20 लोकसभा क्षेत्र हम घूम लिए हैं, और वहां से 4-5 सीटों पे तो हमें भी साफ दिख रहा है कि आपकी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कहा कि 80 में से 80, तो ये मान के चलना 80 में से 80 ही लेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि प्योर भाजपा की सरकार बनाएगी, और 14 में प्योर भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद में एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर 300 पार, तो 300 की जगह हमने प्राप्त की 375। और 19 के चुनाव में नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि अब की बार 300 पार लोकसभा में, हमने 303 प्राप्त की। 300 इस बार 375 सीट कब आई है राजवीर? 17 में। हाँ, 300 17 में आई है। और अब नारा दिया है 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार करेंगे। और ये नारा नहीं है, एक एक सीट का कैलकुलेट करने के बाद ही हमारे नेता नारा देते हैं। अच्छा, चलिए, आपकी सरकार बनती है और आप भारी मतों से जीतते हैं, तो हम क्या राजवीर जी को केंद्रीय मंत्री के रूप में देखेंगे? मैं सांसद हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में। हाँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं, जो इस प्रदेश के बहुत चर्चित मुख्यमंत्री रहे, बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री रहे, तो क्या राजवीर जी की ऐसी मतलब उम्मीद है कि वो एक कैबिनेट मंत्री के तौर में दिखेंगे तीसरी मोदी सरकार में? नहीं, मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। मैं सांसद हूँ, मेरी लिए बड़ी बात है। चलिए, तो ये राजवीर जी थे, यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और कह रहे हैं कि कुछ जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, कई सारे विकास के काम किया है उन्होंने, और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको ये तीसरे कार्यकाल में अपने पूरे कर लेंगे। हम इसी तरह से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे, उनके सवाल, आप प्रत्याशियों से आपके सवाल पूछते रहेंगे। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहिए और देखते रहिए 24 का 24 कौन। धन्यवाद।